Okay, the same chapter, molecular basis of inheritance. Today we will discuss. आज हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, डीएनए पैकेजिंग एंड न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट. इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लें हाउ डू वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डीएनए. तो लेंथ ऑफ डीएनए अगर हमको नंबर ऑफ बेस पेयर्स पता रहे किसी भी ऑर्गेनिज्म में, नंबर ऑफ बेस पेयर्स, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें दो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस से, distance between two consecutive base pairs, तो लेंथ ऑफ द डीएनए निकल जाता है. एज फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ बेस पेयर्स ह्यूमन, हम लोग डिप्लॉयड की बात कर रहे हैं, 2n, तो हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स. या फिर आप इक्वलाई का लीजिए तो ये है 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर्स. अगर हम बैक्टीरियोफेज लें, बैक्टीरियोफेज as for example lambda, तो इसका बेस पेयर होता है 48502. और एक बैक्टीरियोफेज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 5174, इसमें 5386 बेस पेयर्स होते हैं. अब किसी का भी अगर हमको कैलकुलेट करना हो, लेंथ निकालना हो, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. इसका तो हम लोग जान रहे हैं यूनिवर्सल होता है, टू बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम, और आप एनएम में लीजिए तो 0.3 एनएम. अब अगर एक ह्यूमन का हम लोग निकालते हैं लेंथ, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.34 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 10 टू द पावर -9. ये और ये इक्वल एंड अपोजिट, बचा ये और ये, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.2 मीटर आता है, यानी 6 फीट के लगभग आता है. तो ये एक सेल का हुआ, इन वन सेल पर सेल. अब एक सेल में ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए न्यूक्लियस में कैसे अरेंज होगा. ये है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का जो डायमेंशन होता है वो होता है 10 टू द पावर -6 मीटर. अब इस छोटे से न्यूक्लियस में ये बड़ा डीएनए कैसे एडजस्ट होगा, इसके लिए हम लोगों को डीएनए पैकेजिंग को देखना पड़ेगा. तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस. तो फर्स्ट हम लोग डीएनए देख रहे हैं कि जनरली हम लोग जो डीएनए देखते हैं वो डबल स्टैंडर्ड होता है. ये डीएनए होता है, और इस तरह का जो शेप है ये बीच में बेस पेयर्स है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसका जो डायमीटर होगा ये 2 nm होता है. डायमीटर 2 nm होता है. ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का,
ये कब विजिबल होता है? ये होता है जब सेल साइकिल का एस फेज होता है, उसके बिगिनिंग में, शुरुआत में, सिंथेटिक फेज में, जब रेप्लिकेशन के पहले का ये स्टेज है। इसके पहले वो किस तरह का होता है? इसके पहले ये इस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुआ, और बीच बीच में दिस थिकनिंग्स आर विजिबल, ये थिकनिंग्स होता है। इसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। दिस इज क्रोमेटिन फाइबर। और ये जो थिकनिंग्स है, ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस को फर्स्ट ऑब्जर्व बाय उडो, अगर हम दो ले लें, इस दो थिकनिंग्स को ले लें, ये कैसा अपीयर हो रहा है? ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, माला की तरह। इसमें से यही जब ओपन होता है तो ये स्ट्रक्चर आता है, ये स्ट्रक्चर आता है। इसको हम लोग डिटेल में अगर देखें तो क्या पाएंगे? न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट जो डीएनए में दिया गया है, जो एनसीईआरटी में दिया गया है, उसमें क्या दिया गया है? ये एक हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, और हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर ये डीएनए है रैप्ड। डीएनए इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। ये फिर यहां से आया आपका ये, और फिर ये वापस यहां आया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये हुआ हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो एंट्री एंड एग्जिट है, जिधर से डीएनए आया और फिर निकला, तो इस एंट्री और एग्जिट को, जो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ जो आया और फिर निकला, इसको ये एक एक्स्ट्रा प्रोटीन H1 प्रोटीन क्या किया? क्लिप के जैसा इसको पकड़ के रखा है डीएनए को। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन और ये कोर डीएनए, दिस इज कोर डीएनए, ये दोनों मिलकर बनता है न्यूक्लियोसोम। और अगर इसमें H1 प्रोटीन प्लस हो गया, H1 प्रोटीन ऐड हो गया, तो इसको हम लोग क्रोमेटोसोम भी बोलते हैं। अब यहां पे देखना है कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअली है क्या? तो हिस्टोन, इसको बोलते हैं ऑक्टामर। मतलब इसमें 8 यूनिट होता है, जो कि फर्स्ट हुआ H2A, सेकेंड हुआ H2B, थर्ड हुआ H3, फोर्थ हुआ H4। ये दो दो रहता है और ये हिस्टोन प्रोटीन बनता है। ये हिस्टोन प्रोटीन बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। क्यों बेसिक होता है? क्योंकि इस हिस्टोन प्रोटीन में 2 एमिनो एसिड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि लाइसिन और आर्जिनिन। लाइसिन को देखिए आप कि ये जो लाइसिन है, इसमें ये एक एसिड ग्रुप है और इधर आ गया आपका बेसिक ग्रुप। साइड चेन जो है आर ग्रुप, इसमें 4
CH2 है, CH2 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 और फिर यहां पे NH2 लास्ट में। तो एक एसिड है, एक एसिडिक ग्रुप है और ये बेसिक है, इसलिए ये बेसिक प्रोटीन हो गया। आर्जिनिन में भी आप गौर करेंगे तो ये जो एक एसिडिक ग्रुप है और ये जो बेसिक ग्रुप है इसमें भी CH3 तीन होते हैं, फिर NH NHC NH प्लस ये NH2। तो ये पूरा आपका बेसिक ग्रुप हो गया, ये बेसिक ग्रुप हो गया, एक एसिडिक ग्रुप हो गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लाइसिन और आर्जिनिन दिस टू टुगेदर प्रोवाइड बेसिक कैरेक्टर इन द हिस्टोन। अब यहां पे हम लोग हिस्टोन का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। आई एम गोइंग टू इरेज दिस फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है 1 और 2 को लेके, ये मान लीजिए ये एक न्यूक्लियोसोम हुआ, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम हुआ। एक्चुअली ये हुआ हिस्टोन प्रोटीन। अब यहां पे डीएनए आएगा, ये डीएनए आया और इसको रैप किया और इस तरह से फिर आया, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन के पास आया, यहां भी फिर रैपिंग हुआ ये और फिर ये बाहर निकला। ये एक न्यूक्लियोसोम हुआ, ये एक न्यूक्लियोसोम हुआ। इसी तरह से ये क्रोमेटिन फाइबर बनता है। अब इसमें जो डीएनए है इसको बोलते हैं कोर डीएनए, और इस कोर डीएनए में 200 बेस पेयर्स होते हैं। ये हो गया लिंकर डीएनए, दो न्यूक्लियोसोम के बीच का डीएनए को लिंकर डीएनए कर रहे हैं। इसमें 60 बेस पेयर्स होते हैं, 60 बेस पेयर्स इसमें होते हैं। क्रोमेटिन फाइबर में ये जो स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट है न्यूक्लियोसोम का, ये कहीं कहीं पे लूजली पैक्ड होता है, कहीं कहीं पे डेंसली पैक्ड, टाइटली पैक्ड होता है। तो ये दो तरह से पैकिंग होता है, इसका पैकिंग दो तरह से होता है। एक हो गया कि लूजली पैक्ड और एक हो गया टाइटली पैक और डेंसली पैक्ड। ये जो लूजली पैक्ड पार्ट है क्रोमेटिन का, जो लूजली पैक्ड पार्ट हुआ, इसमें क्या होता है कि चूंकि लूजली पैक्ड होता है तो उसको स्पेस प्रोवाइड करता है वो आरएनए पॉलीमरेज को, ताकि वहां पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाए। मतलब ये पार्ट ऑफ क्रोमेटिन ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, एबल टू ट्रांसक्राइब द आरएनए, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। और यहां पे उसको कोई मौका नहीं मिलता है, आरएनए पॉलीमरेज को स्पेस प्रोवाइड नहीं होता है, इसलिए ये पार्ट क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। अब बात करें कि यदि इसको स्टेन करते हैं, कलर करते हैं, तो ये लाइटली कलर्ड होता है, हाँ, लाइटली स्टेन।
और ये डार्क स्ट्रैंड हो जाता है क्योंकि डेंसली पैक्ड है। स्टेनिंग के लिए जो कलर यूज करते हैं, स्टेन यूज करते हैं, दैट इज जिएमसा स्टेन। ये जो जिएमसा स्टेन है ये क्या है? मिथिलिन ब्लू इयोसिन। ये कौन कलर प्रोवाइड करता है डीएनए को? ये डीएनए को पर्पल कलर प्रोवाइड करता है। ये लाइट पर्पल हो जाता है, ये डार्क पर्पल हो जाता है। एक बात और, अगर हम जिएमसा स्टेन का यूज आरएनए को स्टेन करने के लिए करें तो आरएनए गिव्स ब्लू कलर, ये ब्लू कलर देता है। तो ये दो पार्ट है, एक पार्ट लूजली पैक्ड है, एक पार्ट डेंसली पैक्ड है। अब लूजली पैक्ड क्या था? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव था, यानी कि वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा और वो कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। तो कैरेक्टर जो एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये पार्ट इसको बोलेंगे यूक्रोमेटिन। Loosely packed part is called euchromatin, or this part is called heterochromatin. Now we will see how further it is arranged and become smallest so that it can arrange within the smaller nucleus. Okay. अब हम लोग देखते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है न्यूक्लियोसोम का, इसमें यहां पे H1 प्रोटीन है जो कि क्लिप के जैसा एंट्री और एग्जिट ऑफ द डीएनए को बाउंड करके रखता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि ये ऑक्टामर हुआ तो बैक साइड भी 4 है। तो ये जो H2A और H2, ये हो गया H3 और H4। तो ये जो डीएनए आता है ना, डीएनए इधर से ही आएगा, H2A के तरफ से एंट्री करेगा और फिर इधर से ही निकलेगा और यहां पे H1 प्रोटीन रहेगा। मींस एंट्री एंड एग्जिट कैसे होगा? H2A और H2B मोनोमर जिधर है उस साइड से ही वो आएगा और निकलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये 4 टाइम्स कंप्रेस्ड फोल्ड किस तरह से होता है। ये जो न्यूक्लियोसोम है, अब ये लेंथ जो है ये 11 nm है। हम लोग यहां से शुरू किए थे 2 nm से ये आ गया 11 nm। अब ये एक फाइबर नुमा स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह से। These all are nucleosome. और इसमें डीएनए का रैपिंग है, डीएनए इज रैप्ड, और फाइनली ये क्या होता है, एक इस तरह का थ्रेड बना दिया। इसमें जो इसका डायमीटर है इसका 30 nm हो जाता है। तो
2 nm से 11 nm, 11 nm से 30 nm। अब ये जो फाइबर निकला ये फर्दर कॉइलिंग होता है, कॉइलिंग और कंप्रेस। ये क्या हो जाएगा, इसको यहां ले आते हैं, ये coil and compress। ये जो कॉइलिंग एंड कंप्रेसिंग हुआ तो इसका जो एक लूप है, इस लूप का 300 nm लेंथ हो गया। अब ये फिर से कंप्रेस और फाइबर लाइक होता है और कॉइलिंग होता है। ये किस तरह से होता है, अब आप इसी को मान लीजिए ये फाइबर है, ये आ गया। अब इसमें इसका फिर से कंप्रेशन हुआ, कंप्रेस फोल्ड, कंप्रेस फोल्ड, ये इस तरह से कंप्रेस और फोल्ड हुआ। और जो एक लूप है, एक लूप यहां से यहां तक, ये 250 nm का हो जाता है और इसकी लंबाई 700 nm होता है। तो क्या हुआ, यहां से फर्स्ट बार देखें ये हुआ, इस तरह से कॉइलिंग हुआ 30 nm का, ये सेकेंड टाइम ये कॉइलिंग हुआ, थर्ड टाइम ये कॉइलिंग हुआ एंड कंप्रेसिंग, और लास्ट जो होगा, लास्ट किस तरह से होगा, अब आप इसी को फाइबर मान लीजिए, इसी को फाइबर मान लीजिए, तो फाइनली ये टाइटली पैक्ड हो जाएगा, टाइटली पैक्ड हो जाएगा इस तरह से। ये दो थ्रेड है तो ये दोनों थ्रेड टाइटली पैक्ड हो गया और ये बन गया क्रोमेटिड। ये जो स्ट्रक्चर हुआ क्रोमेटिड, इसका विड्थ जो होता है 1400 nm होता है। तो सबसे पहले क्या था 2 nm, वहां से क्या बना 11 nm, वहां से आया 30 nm, 30 nm से फिर 300 nm, 300 से nm से फिर 700 और ये 250, तो इसको आप 700 लिख दीजिए और फाइनली जो क्रोमोसोम बनेगा विथ 2 क्रोमेटिड्स, ये हो गया 1400 nm। इस तरह से डायरेक्शन है फोल्डिंग और पैकेजिंग का। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस जगह तक तो हम लोग हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जान गए, लेकिन फर्दर जो पैकेजिंग हो रहा है यहां से लेके क्रोमेटिड तक, इस पैकेजिंग के लिए नन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन लगता है और सारा, जैसे कि A28, 4 बहुत सारा नन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है जो कि हिस्टोन नहीं है, वो फर्दर पैकेजिंग में काम करता है। और इस तरह से एक ह्यूमन एडल्ट में अगर 50 ट्रिलियन सेल्स है, 50 ट्रिलियन सेल्स, तो इसका जो टोटल लेंथ डीएनए का निकलेगा एक एडल्ट ह्यूमन का, वो हो जाएगा 300 ट्रिलियन। यानी अर्थ और सन, पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस है 150 बिलियन मीटर, इसको 300 बार वो कवर करेगा एक ह्यूमन का डीएनए।
तो इतना लॉन्ग डीएनए होता है, जिसमें कि इस तरह से पैकेजिंग होके ये 2.2 मीटर डीएनए की लंबाई, वो एक सेल में 2.2 मीटर है ना, वो आके ये क्रोमेटिड बन जाता है और ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर अरेंज्ड होता है। तो इस तरह से जाके पैकेजिंग पॉसिबल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम समझ में आए तो कमेंट बॉक्स आपके पास है। थैंक यू। शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर करें ताकि आपको बेस्ट वीडियो प्रोवाइड